पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका काफ़ी लेक्चर हो चुका है। हर लेक्चर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हम लोग क्वेश्चन में सीखते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रोसेस भी सीखते हैं, कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, वो क्वेश्चन के साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी उसी क्वेश्चन में सीखेंगे। तो ध्यान से उस क्वेश्चन को देखेंगे और अब अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक क्वेश्चन करें या 100 आपको आएगा, बट आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करते रहेंगे। चलिए, जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने लिया जाए, हम ले लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा ले लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें आपने a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 कंपेयर करके डिफाइंड किया था, और इस पर कुछ कंडीशन हम सीखे थे कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होगा तो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में x और y यूनिक सॉल्यूशन रखता है, और उसका अगर ग्राफ से फाइंड करना होगा तो ऐसे बनता है। ये फर्स्ट कंडीशन आपने पढ़ा था। अगर a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के, इसमें यह इक्वल हो c1 बाई c2 के या नहीं हो कोई मतलब नहीं, बस उसके फर्स्ट और सेकेंड में आपको चेक करना होगा कि ये बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो x और y के वैल्यू एक एक आएगा। तो इस तरह से हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी x और y की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। और इसका सेंस अगर ग्राफ से समझा जाए तो वह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई उसका सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो उसका x और y की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये कंडीशन आपको चेक करना होता है। थर्ड में आपने पढ़ा था a1 बाई a2, b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसा है तो हैव x और y की वैल्यू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि x और y की वैल्यू जो आएगी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। और इनफाइनाइट वैल्यू अगर ग्राफ से समझा जाए तो एक लाइन को दूसरी लाइन पूरा ओवरलैप करेगी, पूरा ढक देगी, तो एक लाइन पर नंबर ऑफ पॉइंट नहीं बताया जा सकता। तो उसी तरह इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दूसरी लाइन पहली लाइन को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करती है, तो x और y की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा है तो हम दोनों इक्वेशन जो दिए गए हैं टू वेरिएबल के, उनका इन x और y की वैल्यू इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हमने पहले भी बताया है और फिर से एक बार हमने उसकी चर्चा कर दी। साथ में हमने आपको बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया जाए हमें, तो उस स्टेटमेंट के अनुसार हम क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते हैं, और बनाने के बाद उनको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आपने पढ़ा है ग्राफ मेथड, बट उसको अप्लाई नहीं करते हैं जब तक कहा ना जाए कि इस दोनों इक्वेशन को ग्राफ मेथड से सॉल्व कीजिए, तब तक आप उसको नहीं करेंगे। दूसरा, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा है दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो वो आपने किया है, ये अप्लाई कर लेते हैं। या एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, x और y में से एक को एलिमिनेट करके हम दूसरा फाइंड करते हैं, और जो दूसरा फाइंड कर लेते हैं तो पहला भी निकल जाता है। इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है, उसको भी हमने सिखाया है आपको।
तो उस मेथड से भी करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ will the following pair of linear equation have infinitely many solution। किस इक्वेशन के लिए? तो ये है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए गए। ध्यान दीजिएगा, आपने अभी कंडीशन पढ़ा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कि a1 बाई a2। तो a1 किसको बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को हम a1 बोलते हैं। और a2 किसको बोलते हैं? तो सेकंड आपका जो इक्वेशन है उसके x के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं। तो यहाँ से a1 बाई a2 आपका आएगा k बाई 12, b1 बाई b2 आपका आएगा, b1 b2 आप समझ सकते हो, y के दोनों के कोफिशिएंट को, पहले वाली इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को b1 और दूसरे वाले इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को b2। कोफिशिएंट साइन को लेकर के आप बोलेंगे, जैसे इसका कोफिशिएंट +3 है, इसका भी +k है, अगर ये माइनस होता तो -3 लेते आप। तो ये 3 बाई के और C1 C2 कांस्टेंट टर्म को बोलते हो, तो ये हो जाएगा k माइनस 3 अपान k। यहाँ दोनों साइन सेम था, अगर माइनस भी लेंगे तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाता। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। आपने क्या पढ़ा है? k बाई 12, 3 बाई के और k माइनस 3 बाई के, ऐसा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को लेकर के k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k और सेकंड और थर्ड स्टेप को लेकर के k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपने ऐसा किया और k की अलग अलग वैल्यू आई तो वो सारी वैल्यू आने के बाद भी k की तब तक वो वैल्यू सही नहीं है जब तक इसको सेटिस्फाई न करे। यानी कि k की वैल्यू आना भी है और इसको कंडीशन को सेटिस्फाई भी करे। सपोज करो k की वैल्यू 3 आ गई, उसमें से एक उसने सेटिस्फाई किया, अदर दो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है कंडीशन का, तो वह आंसर k का आने के बाद भी वो आंसर नहीं है। तो इस तरह से हम उसको क्या करेंगे कि यहां से फर्स्ट और सेकंड स्टेप से इफ k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k, तो यहां से लेंगे k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 6। अभी हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, अब चेक करेंगे कौन सही है कौन गलत। इसको लेते हैं 3 बाई के इक्वल टू k माइनस 3 बाई के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, तो यहाँ से होगा k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, तो k कॉमन करेंगे तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये आएगा एक k इक्वल टू 0 और एक k इक्वल टू 6। और ऑलरेडी आपने देखा है कि यहाँ पर k की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 6। तो इस तरह से देखा जाए तो वैल्यू टोटल आपके 3 वैल्यू मिल रहे हैं, एक +6, एक -6 एंड 0। तो 3 वैल्यू में से कौन सा वैल्यू इसका सही है यह चेक करने की बात है, और चेक करने के बाद ही उसको आंसर आप कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम k इक्वल टू 0 तो अगर लेते हैं तो ये x इंटू 0 यह 2 वेरिएबल का इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो k इक्वल टू 0 ऐसे ही आपका नहीं रहेगा, मतलब ये k इक्वल टू 0 हमारा आंसर नहीं है। k इक्वल टू जो 0 हुआ ये आंसर हमारा नहीं है, पहली बात। इसके बाद एक आंसर कैंसिल हो गया। अब 6 और +6 और -6 में चेक करना है। चलिए, अगर हम 6 लेते हैं तो आएगा 6/12, तो ये आएगा 1/2। ये 6 लेते हैं
तो आएगा आपका 3/6 यानी 1/2। ये दोनों इक्वल आ रहा है, बट यहाँ 6 लेते हैं तो ये 6 - 3 और बाई 6 ये 1/2, यानी तीनों वैल्यू सेम आ रहा है। और इस तरह से हमारा k = 6 आंसर सही है। अब k = -6 भी है, उसकी भी बात करें। यहां हम देख सकते हैं k = 0 एंड k = अब 6 में सिर्फ अभी 6 आया। अब 6 - 6 को चेक किया जाए तो -6/12 तो ये -1/2 और 3/-6 ये भी -1/2, अभी तक सही है। यहाँ -6 - 3 और -6 ये -9/-6 तो ये आपका आ जाएगा 3/2। तो ये 3/2 आया। आप देख सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 इक्वल, बट C1/C2 आर नॉट इक्वल, मतलब ये तीनों इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ पर k = -6 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वह भी उसका आंसर नहीं है। एंड k = -6 भी हमारा आंसर नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि k = 0 एंड k = -6 not satisfy this condition, then value of k, only value of k = 6, k = 6, only one value this question। तो इस तरह से आंसर क्या आया, k = 6। आंसर आपने तो तीनों निकाले थे, बट वो तीनों आंसर नहीं होगा। ऐसे इस तरह से सारे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो उसमें आपको सब चेक करना होगा। सिर्फ आपको यहाँ आंसर +-6 लिख देने से गलत हो जाएगा। पूरी तरह से आपको चेक करना होगा कि कौन सा आंसर सही है। सपोज करो कि इसमें कहता कि देयर हैज नो सॉल्यूशन के लिए होता, थोड़ा सा मैं इसी में बता दूं, इसी क्वेश्चन पे। देयर हैज नो सॉल्यूशन, तो आप ये बताओ k की वैल्यू आपने ऐसा लाया था, एक 0 लाया था, एक आपका k की वैल्यू 6 आया था और एक k की वैल्यू -6 आएगा। देयर हैज नो सॉल्यूशन, तो देयर हैज नो सॉल्यूशन में A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और C1/C2 के बराबर नहीं भी होना चाहिए। तो चलिए, अगर हम 0 तो पहले ही नहीं रहेगा, इसके लिए भी 0 नहीं है। अब आते हैं आपका 6 पे, तो 6 करने पर आपने देखा था कि ये पूरा तीनों बराबर हो गया था, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो 6 भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहा, हैज नो सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं। अब यहां से आप C1/C2 अब -6 पे आते हैं, तो यहां पे हो जाएगा -6/12। फिर आपका आएगा B1/B2 3/-6, C1/C2 आएगा आपका -9/-6। ठीक है, तो यहां पे आपका आएगा -1/2, यहां पे आएगा -1/2, और यहां पे ये आएगा आपका माइनस कैंसिल 3/2। तो आप देख सकते हैं 1/2 -1/2 -1/2, और ये आपका आया नॉट इक्वल टू 3/2। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर A1/A2 B1/B2 बराबर है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। किस वैल्यू के लिए, k के वैल्यू -6 के लिए। तो अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके ये बोला जाता कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, दिस नो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए, तो आपको k की वैल्यू 3 आई, 0, 6 और -6, बट k = 0 और k = 6 उसका आंसर नहीं होगा। उसको सेटिस्फाई करने वाला आंसर है k = -6, तो इस तरह से इसका -6 होता। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप उसके को बढ़िया से आप चेक करेंगे, बिना चेक किए क्वेश्चन को नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कह रहा है कि 2 प्लेस हैं, समझते भी चलिएगा।
दो प्लेस है ए और बी, देख सकते हैं दो प्लेस ए और बी है, उनके बीच का डिस्टेंस 100 किमी है, 100 किमी है। और आगे बोल रहा है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन का सेंस हुआ कि ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है बी भी उसी डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन ये हुआ, सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 ईयर। जब डिफरेंट स्पीड होगा तभी तो मिलेगा, यानी ए और बी जब मिल रहे हैं 5 आवर्स में, यानी कि ए तब तेज चल रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में एक जो है ए की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो पकड़ेगा वो 5 आवर में। और सेकंड कंडीशन बोल रहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच दे मीट इन 1 आवर, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में वो चलते हैं तो 1 आवर में मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कम टाइम लगेगा, तो 1 आवर में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड लेट कर लें, लेट स्पीड ऑफ कार A and B are x किमी पर आवर and y किमी पर आवर respectively by first condition, by first condition। ध्यान दीजिएगा ये जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो सपोज करो कि B यहां तक चला गया C तक और A भी आकर के यहां पर ज्वाइन कर लिया, मिल गया A भी, तो 5 आवर दोनों चल रहे हैं, सेम टाइम स्टार्ट हो रहा है तो 5 आवर बी भी चलेगा और उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए ए भी 5 आवर चलेगा। ए इसलिए पकड़ ले रहा है कि एक स्पीड ज्यादा होगी, और ये क्या है अब तो हम पता करेंगे। तो ए जब स्टार्ट हुआ चलना उसी टाइम पे बी स्टार्ट हुआ, तो बी के पीछे ए चल रहा है और 5 आवर दोनों चल रहे हैं, तो ए का डिस्टेंस हमेशा बी के डिस्टेंस से 100 अधिक चलेगा। उसी टाइम में 5 आवर में ही 100 किमी स्पीड अधिक चलेगा, तब तो उसको पकड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहां से डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार, फर्स्ट ए कार in 5 hour, in 5 hour आप पढ़े हो, आपने फार्मूला पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने ये पढ़ा है। तो डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस को हम S1 कर लें तो ये v इंटू टी होगा, v इंटू टी यानी स्पीड आपने x लेट किया है और t आपका 5 है, यानी कि 5x आया किमी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कंडीशन, नहीं सॉरी, अब डिस्टेंस फर्स्ट कंडीशन में ही चल रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ बी कार इन 5 आवर, S2 इक्वल टू हो जाएगा 5y किमी। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम इरेज कर दे रहे हैं, बस आप इतना याद रखिएगा कि अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे,
एक दूसरे के तरफ, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अगर चलेंगे तो 1 आवर में पकड़ेंगे, ये याद रखना है। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां पे हमने कर लिया फर्स्ट कंडीशन। आप लगाइए फर्स्ट कंडीशन बाई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हैं ये S1 है और यह S2 है। तो ये आपका डिस्टेंस चला है कितना, तो 5x, और यह डिस्टेंस कितना चला है 5y। पर ये बताइए कि ये ऑलरेडी 100 किमी अधिक चला है, कौन, S1, क्योंकि वो 5 ऑलरेडी इससे जो है, इससे ये 100 अधिक है, पहले से है, तभी तो पकड़ेगा। 5 आवर में वो पकड़ ले रहा है, यानी कि जब ए 100 किमी अधिक चलेगा बी से तो उसको पकड़ेगा। तो हम ये 100 किमी इसमें ऑलरेडी अधिक है, तो या तो इसमें से 100 माइनस कर लें या इसमें 100 ऐड कर दें। तो हम इसमें 100 ऐड कर दिए तो अब ये बराबर हो जाएगा। अब ये आपका फर्स्ट कंडीशन बन गया। तो या उसको ऐसे भी लिख सकते थे, S1 इक्वल टू S2 प्लस 100। चलिए, तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए ऑन बोथ साइड और इसको इधर लाइए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बाय सेकंड कंडीशन अब आप एक काम करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए कार इन 1 आवर, 1 आवर में कितना डिस्टेंस चलेगा, अब x चलेगा, और डिस्टेंस ऑफ बी कार इन, ऐसे आप इसको कोई जरूरत नहीं है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 हम कर सकते हैं। एक ऑलरेडी आपने तो लेट किया ही है कि 1 आवर में x किमी और दूसरा 1 आवर में y किमी, तो हम इसको सेकंड कंडीशन लगा सकते हैं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाय सेकंड कंडीशन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू आपका है 100, इक्वेशन नंबर 2। कितना सिंपल है। जैसे सपोज करो कि जब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो ये दोनों मिलकर के 100 किमी डिस्टेंस चलेंगे, लेकिन 1 आवर में ही दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। तो ये x प्लस वाई, x डिस्टेंस चलता है, x प्लस वाई x किमी डिस्टेंस चलेगा 1 आवर में, और y भी, दूसरा कार भी y किमी चलेगा पर आवर में। तो यहां से ये दोनों को ऐड करेंगे आप, इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, y कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, तो 2x इक्वल टू 160, तो x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 60 किमी पर आवर। आपका फर्स्ट कार का स्पीड आ गया। अब सेकंड कार का स्पीड के लिए x की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। अगर हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 40 या किमी पर आवर। तो इस तरह से आपने निकाल लिया कि आपका ए कार का स्पीड 60 किमी पर आवर था, 1 आवर में वो 60 किमी डिस्टेंस चलता है, और सेकंड कार जो थी y, उसका स्पीड 1 आवर में 40 किमी है, 1 आवर में 40 किमी स्पीड, 40 किमी डिस्टेंस वो तय करता है या चलता है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को किया, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिले तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझ करके इक्वेशन बनाना होगा, और इक्वेशन बनाते टाइम कोई भी गलती ना हो, और तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको, इन सब क्वेश्चन का नोट्स बनाएंगे। बुक में जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उसको एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और समझते
हुए। ये नहीं कि सिर्फ आपको अपने बुक का क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इधर उधर से क्वेश्चन आए तो ना कर पाए, इसलिए सीखना नहीं हुआ, ये रटना हुआ। क्योंकि मैथमेटिक्स रटा नहीं जा सकता, उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसलिए कभी भी मैथमेटिक्स को रटिएगा नहीं, समझिएगा। अगर समझ जाएंगे तो नंबर आप क्वेश्चन कितना भी आपके सामने आए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिया गया है। The area of a rectangle get reduced by a square unit if its length is reduced by 5 unit and ये 9 स्क्वायर यूनिट है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased 3 unit। किसी रेक्टेंगल के एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है कब? जब उसके लेंथ में पहले से जो भी उसका लेंथ है उसमें से हम अगर 5 यूनिट रिड्यूस कर दें, कम कर दें, और 3 यूनिट उसके ब्रेथ को इंक्रीज कर देंगे, तो एरिया जो जैसे आप एक्स और वाई लेट किए हो ब्रेथ और हाइट को, सॉरी ब्रेथ और लेंथ को, तो एरिया एक्स वाई आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा स्क्वायर यूनिट। तो वो 9 कम हो जाता है कब? जब आप उसके चेंज कर देते हैं लेंथ और ब्रेथ को। और चेंज और करने का वो आपने को बताया है कि पहले से जो आपका है लेंथ उसको 5 कम कर देता है, यानी x माइनस 5 होगा। पहले से जो ब्रेथ आपका है y अगर आपने लेट किया तो वो y में आपको 3 इंक्रीज कर देना है। तो सबसे पहला काम डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन वही आप उसके लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं। लेट करेंगे आप, लेट dimensions of the rectangle are length x unit and breadth y unit। ठीक, by question then area, their area of rectangle, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। तो बाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका एरिया 9 कम हो जाता है कब? जब उसके लेंथ को आप 5 रिड्यूस करते हैं और ब्रेथ को आप 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं। तो ये कंडीशन बना, ये क्योंकि आपका लेंथ पहले जो था x उसमें से 5 यूनिट रिड्यूस करना था, कम करना था, तो x माइनस 5 बनेगा। और पहले से जो आपका ब्रेथ y था तो उसमें आपको 3 यूनिट इंक्रीज करना था, तो अब लेंथ और ब्रेथ चेंज हो गया, तब इसका रेक्टेंगल का एरिया होगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। और पहले से एरिया क्या था एक्स वाई, और वह कम हो जाएगा तो ये आपस में अब बराबर हो जाएंगे। ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से आप इंटू करेंगे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y, 15 को आप उधर भेजोगे तो 9 को माइनस करके आपका ये 6 बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फर्स्ट कंडीशन से आपने x और y में एक इक्वेशन बनाया। अब दूसरा कंडीशन हमको लेना है बाय सेकंड कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड कंडीशन क्या है? आगे बोल रहा है कि इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट यानी x प्लस 3 एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, मतलब ब्रेथ को भी इंक्रीज ही करना है, y प्लस 2, द एरिया इंक्रीज बाई 60, x प्लस वाई 60 इंक्रीज हो जाता है, सॉरी
x इंटू वाई, 60 इंक्रीज होता है, ये 60 इंक्रीज हो जा रहा है पहले से, पहले आपका जो था एक्स वाई और उससे अब ये 60 इंक्रीज हो गया। तो ये जब 60 इंक्रीज हुआ तो या तो इसमें से 67, या तो 67 इसमें से माइनस किया जाए या इसमें 67 ऐड कर दिया जाए। तो हमने इसमें 67 ऐड कर दिया, अब ये इक्वल हो जाएगा। अब इंटू करो तो x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ से एक्स वाई कैंसिल, तो ये आएगा आपका 2x प्लस 3y, 6 को आप माइनस कर देंगे तो 61 हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस तरह से आपके दो इक्वेशन आ गए, फर्स्ट और सेकेंड, और दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। यहाँ इरेज कर दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन को, बस हमें x और y फाइंड करना है। चलिए आप देख सकते हैं इसमें हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो चलिए करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इक्वेशन 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y, और ये हो जाएगा आपका 3 से करने जा रहे हो आप 3, और ये 180 बन जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, अब इसको अगर हम माइनस कर दें, सब ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल, ये कितना बनेगा आपका माइनस 19y, और ये आप माइनस कर रहे हो तो ये आपका माइनस में ही आएगा, ये 1 होगा, ये 171 माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, और ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू 9 आ गया यूनिट। तो जब y 9 आ गया तो x भी निकल जाएगा, x को पुट कर दीजिए, 3x माइनस 5 इंटू 9 y इक्वल टू 9, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 6। तो ये बनेगा आपका 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, तो ये आपका हो जाएगा 51। तो x इक्वल टू हो जाएगा 17, तो यूनिट। देन डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर 17 एंड 9। अभी किसी को लेंथ बोलो या किसी को ब्रेथ बोलो, हो सकता है इसने लेंथ ब्रेथ की बात, डायमेंशन हो, लेंथ हो सकता है कि लेंथ ये है या ब्रेथ ये है या ब्रेथ ये है, लेंथ ये है। डायमेंशन आपका x और y आ गया है, लेकिन शुरू में हमने लेट कर लिया था कि लेंथ आपका x है और ब्रेथ आपका हाइट है, बट वो कोई भी हो सकता था यहाँ लेंथ ब्रेथ की। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपने कंडीशन से कि ऐसा सही है या नहीं, मैंने आपको बताया था चेक करना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे आप आसानी से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिया गया है, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किमी इन 2 आवर अप एंड अप स्ट्रीम 4 किमी 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट। आपको इसमें थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे कोई भी नदी, रिवर, कोई भी अगर रिवर है जिसमें जिस वाटर में स्पीड है, अगर स्पीड के डायरेक्शन में जिधर वो आपका स्पीड है उस करंट का, आपका उस रिवर का,
उस वाटर का जो जिस डायरेक्शन में स्पीड है, उस स्पीड के तरफ अगर आप जाते हैं, तैरते हैं या आप नाव चलाते हैं या स्टीमर चलाते हैं, तो आप उसकी स्पीड के, आपकी स्पीड में उसकी स्पीड डबल हो मतलब ऐड हो जाएगी। अगर आप सपोज करिए कि आप स्विमिंग कर रहे हैं 4 किमी पर आवर की स्पीड से, और उसमें उस वाटर का स्पीड है 2 किमी पर आवर, तो अगर आप डाउन स्ट्रीम करेंगे, यानी कि उसी के साइड में आप जिधर वो उसका करंट है, करंट का स्पीड जिस डायरेक्शन में है उस साइड में अगर आप जाते हैं तो आपका 4+2 आपका स्पीड हो जाएगा। बट अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अप स्ट्रीम करते हैं, आप धारा के विरोध में काम करते हैं, जिधर आप उसका धारा का बहाव है उसके उल्टा काम करते हैं, तो ऑलरेडी आपका वो धारा का स्पीड आपको रोकेगा। और कितना रोकेगा? तो जितना आपका स्पीड है उसमें से धारा का स्पीड माइनस होगा, यानी आपकी स्पीड अब हो जाएगी 2 किमी पर आवर। कब? जब आप अप स्ट्रीम डायरेक्शन में होंगे, और अगर आप डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में होंगे तो 6 किमी पर आवर। तो आप देखते हैं, आपने ऐसे भी समझा होगा कि जब आप कभी तैरते हो, स्विमिंग करते हो, तो उसमें आप अगर जिधर डायरेक्शन होता है आपका करंट का, उस डायरेक्शन में अगर आप जाते हो, बड़ा आसानी से तैरते हो, आपको परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसके विरोध में आप काम करते हो तो आपको आपकी स्पीड कम हो जाती है। और वह कौन स्पीड कम करता है? आपका करंट आपकी स्पीड कम करती है। तो बस ये इसमें यही काम करना था, यही कॉन्सेप्ट था। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब शांत जल, मतलब जिसमें करंट नहीं है। स्पीड आप वाटर में, इसमें करंट आपका नहीं है, तो आप लेट स्पीड रोविंग इन स्टील वाटर x किमी पर आवर एंड करंट स्पीड, करंट एंड स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा आपका y किमी पर आवर। लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टील वाटर x एंड करंट y किमी पर आवर। क्लियर? तो चलिए बाय क्वेश्चन। रोविंग डिस्टेंस, तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो 20 किमी 2 आवर में चल रहा है, और देख लो अगर आप अप स्ट्रीम जाते हो तो 4 किमी 2 आवर में चलते हो। टाइम दोनों का सेम है, बट आप स्पीड कम होने की वजह से आप ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चल पा रहे हो, कम डिस्टेंस आपने तय किया। और अगर आप डाउन स्ट्रीम में जाते हो तो ज़्यादा चलते हो, यानी कि स्पीड आपकी बढ़ गई है। बाय क्वेश्चन, रोविंग स्पीड, रोविंग स्पीड, स्पीड ऑफ रोविंग, स्पीड ऑफ रोविंग इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू x + y किमी पर आवर। ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ रोविंग इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? आपका जो स्पीड था उसमें से करंट का स्पीड माइनस हो जाएगा, x - y किमी पर आवर। क्लियर? बहुत सिंपल है। बाकी आप फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? 20 किमी डिस्टेंस आप पढ़े हो, डिस्टेंस में आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा
डिस्टेंस आपका 20 है, तो पहले आप इसका डिस्टेंस निकाल लें, तो ये हो जाएगा v इंटू टी। स्पीड आपका x है और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर, 2x। और कितना हुआ, किस स्पीड से जा रहे हो आप, डाउन स्ट्रीम वाला, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 2 आवर में, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका 20। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है स्पीड, तो स्पीड तो आपका बन जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका है 20 और टाइम है 2 आवर, तो यहां से 10 कर लोगे, यानी x प्लस वाई सीधे सीधे हम लिख सकते थे यहां 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत? तो यहां से आप सेकंड कंडीशन लेकर आइए। सेकंड कंडीशन में अब आपका स्पीड हो जाएगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में जाना है और वह 4 किमी, लेकिन टाइम तो 2 ही आवर है, तो ये स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस 4 किमी अपॉन टाइम 2 आवर, तो ये आपका बन जाएगा 2, तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से बहुत इजी है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, y कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपका x आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, ये मिलेगा 2x इक्वल टू, ये 2 है और ये 10 है, तो आपका 12 होगा, तो x इक्वल टू 6 किमी पर आवर। स्टील वाटर में अगर उस धारा में उस वाटर में अगर धारा नहीं है, स्पीड नहीं है, शांत है वो, तो अब आप या कोई भी काम आप करेंगे, नाव आप ले जा रहे हो, स्ट्रीम आप कुछ भी आप स्विमिंग कर रहे हो, तो 6 किमी पर आवर जाओगे। और अगर जैसे आप अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, नाउ 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 4 किमी पर आवर। तो ये आपका रोविंग स्पीड 6 किमी पर आवर एंड करेंट स्पीड 4 किमी पर आवर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसी तरह आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन लिया गया है, वर्क एंड टाइम से ये क्वेश्चन है। तो वर्क एंड टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन पे जो है मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ही आप सीख लेंगे। 2 women and 5 men can together finished an embroidery work in 4 days। एम्ब्रॉयडरी वर्क आपका ये किसी चीज को सजाना उसको बोलते हैं। इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। और उसी काम में अगर उस वुमेन और मैन के नंबर को चेंज कर दिया जाए तो 3 days में फिनिश करता है। फाइंड द टाइम टेकन 1 woman alone टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई 1 man। तो ये बोल रहा है कि अगर एक पर्सन, एक मैन को अगर काम करने की बात की जाए कि सिर्फ एक मैन इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ये फाइंड कीजिए, या एक वोमेन, एक महिला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगी। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट 1 woman and 1 man
finish work in x days and y days रिस्पेक्टिवली। यहां पर ले लिया गया कि एक अगर वुमेन इस काम को करेगी तो एक्स डे में इस काम को फिनिश कर देगी सिर्फ, और अगर एक मैन इस काम को करेगा तो वाई डेज में इसको फिनिश कर देगा। तो किसी काम को अगर कोई व्यक्ति सपोज करो कि 10 डेज में खत्म करता है, एक आदमी किसी काम को अगर 10 डेज में कोई काम खत्म करता है तो उसका एक दिन का काम 1/10 हो जाता है, उसका काम 1/10 होगा 1 डे का। तो हम दोनों का 1 डे का वर्क निकाल लें। 1 डे वर्क of one woman equal to 1/x and 1 day work of one man 1/y। यानी एक दिन का काम, एक दिन का वर्क एक महिला का 1/x है। ये काम निकल के आया है, पार्ट आया है कि जितना भी काम होगा उसका 1/x पार्ट वो कर लेगा एक दिन में। उसी तरह जितना भी काम होगा उसका 1/4 पार्ट 1/y पार्ट वह एक दिन में काम करेगा, एक दिन में वो इतना काम पूरा करेगा। ये काम निकल के आया है। तो आपको क्वेश्चन पे जाइए, अगर एक महिला एक काम को एक दिन में किसी काम को 1/x काम करती है तो दो महिलाएं कितने दिन में कितना काम करेंगी 1 डे में? तो 2/x 2 × 1/x 3 महिला कितने दिन में कितना काम करेगी? तो 3/x 4 महिला कितने काम करेगी? तो 3, मतलब जितने भी होगा उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस काम को। बाय क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बोला है 2 वुमेन, तो 2 वुमेन 2/x प्लस 5 मेन 5/y इक्वल टू कितने दिन में? 4 डेज। ये ध्यान दीजिएगा, 4 डेज ये डेज नहीं है, ये तो उसका काम है। तो 4 डेज है तो काम कितना होगा? 1/4। ये इक्वेशन बनेगा। सेकंड कंडीशन, ये इक्वेशन काम में आपने कर लिया। अब आगे इसने चेंज कर दिया, वाइल 3 वुमेन, तो 3 वुमेन का 3/x प्लस 6 मेन 6/y और इक्वल टू आपका आएगा 3 डेज। तो 3 डेज नहीं, उसको काम में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/3, इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू आप फाइंड करोगे वही वैल्यू आपका एक वुमेन का काम फिनिश करने का डे होगा एंड एक मेन का काम फिनिश करने का डे होगा। तो इस तरह से आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसको फाइंड करेंगे। जैसा कि आप देखें, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से एंड इक्वेशन सेकेंड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। वी गेट, आपको मिलेगा 6/x प्लस 15/y इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 3। और ये आएगा 6/x प्लस 12/y इक्वल टू 2/3, इक्वेशन नंबर 4। इसमें 2 से करना था। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 3/y इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। ये आपका 12 एलसीएम होगा, 9 माइनस
8, तो ये 1/12 होगा। तो इस तरह से आपका y इक्वल टू 36 आएगा, यानी 36 डे में वह वुमेन जो है वह अपने काम को पूरा कर लेगी। 36 डे में उस महिला ने उस काम को, एक महिला पूरे काम को 30 डे में कर सकती है, अगर कोई उसके साथ नहीं है तो अब इसी y की वैल्यू आप पुट कर देंगे। यहां से y आप निकाल चुके हैं, तो 3/y इक्वल टू 1/12, तो y इक्वल टू 36। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कीजिए, तो 2/x प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4, तो 2/x इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, तो ये आपका 36 एलसीएम होगा, तो 9 माइनस 5 ये 4/36, ये 9 आएगा। तो 2/x इक्वल टू 1/9, तो यहाँ से x इक्वल टू 18 डे, और यह आपका देन आपने सॉल्व कर लिया कि एक वुमेन 36 डे में इस काम को पूरा करेगी और एक मैन 18 डे में इस पूरे काम को करेगा। तो इस तरह से आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि जब आप कोई बताता है तो क्वेश्चन आसान लगता है, लेकिन जब उस क्वेश्चन को अपने आप लेके बैठेंगे करने तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर से उसको वीडियो को देखेंगे, फिर से आप सीखेंगे। ये नहीं कि हाँ हम समझ गए, जब तक अपने हाथों से क्वेश्चन को लेके नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं, क्योंकि आप देखने से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, क्वेश्चन को करने से सॉल्व होता है। तो इसलिए आप बार बार अपने हाथों से अपने बैठ कर के क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोचेंगे। जब काफ़ी परेशान हो तब फिर सॉल्यूशन पे जाइए, आप देखिए, बट अपने से करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।